वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हम प्रोग्राम के पहले चंक में पाकिस्तान के अंदर हमने पंजाब पुलिस की कुर्बानियों के हवाले से बात की, दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ रियासत को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है और दूसरी तरफ सन्नतें बंद, मजदूर जो है वो बेरोज़गार और पैदावारी सरगर्मियाँ सुकड़ती जा रही हैं। ऐसे में सुपर टैक्स का फैसला जो आज आया है महज एक अदालती फैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौशी सिमत का तयन करेगा कि आइंदा क्या होने जा रहा है। एक तरफ हम स्टॉक मार्केट को देखें, एक तरफ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को देखें, एक तरफ पाकिस्तान की जो है हमें अमन व अमान या महंगाई की सूरत हाल को देखें तो वहाँ कुछ हमें अहम डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम वो टैक्स कलेक्शन है। वो टैक्स कलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है जो उसका पार्ट नहीं है, नहीं बनना चाहते और वो टैक्स नहीं देना चाहते। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स का जो आईनी और कानूनी सुपर टैक्स को आईनी और कानूनी करार देकर यह वाज़ेह कर दिया है कि पार्लियामेंट को टैक्स आयद करने का मुकम्मल इख्तियार है। इस फैसले के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 4 के तहत जो है वो ये सुपर टैक्स को बरकरार रखा गया है और इस फैसले के नतीजे में FBR को रवा माली साल तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए की इजाफी वसूली की उम्मीद है, जिससे 300 अरब रुपए चंद महीनों के अंदर इकट्ठा होने के जो है वो इम्कानात बढ़ गए हैं। याद रहे कि जुलाई और दिसंबर के अंदर FBR को 365 अरब रुपए की रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना था और यहीं खलास सुपर टैक्स से पूरा किया जाना जा रहा है और यही एक कोशिश थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला IMF के एतमाद की बाइस जो एतमाद की बहाली का बाइस बना है या कि सुपर टैक्स के पीछे कोई और वजूहात हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कैस असलम साहब हैं, माहिर मौशियात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या सुपर टैक्स वाकई अमीर तबके से वसूल हो रहा है या इसका बोझ बिलाखिर सारिफ पर मुंतकिल होगा, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखें, सुपर टैक्स तो था कि खास लिमिट मेरा ख्याल 3 बिलियन रुपीस से ऊपर अगर कोई कमा रहा है तो उसके ऊपर था। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि एक दफा लगना था और ये शायद किसी फ्लड या किसी एक खास पर्पस के लिए यूज होना था, जो इस पर्पस के लिए ये यूज नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम ये बात तो सही है कि अगर आप बल्कि दो बातें करने लगा हूं। पहली बात तो ये है कि लोगों पे टैक्स नहीं लगता उन पे तो पहले लगा लीजिए। और सुपर टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट्स छोड़ के जा रही हैं इस मुल्क को। कॉर्पोरेट्स कैपिटलिज्म आपने बिल्ड करना है। ये मैं एग्री करता हूं कि अगर आप इनकम टैक्स को ही प्रोग्रेसिव रखें और वेल्थ टैक्स बना दें तो शायद आपको सुपर टैक्स लगाने की जरूरत ना पेश आए। ये ट्रांसफर नहीं होगा उस पे क्योंकि ये इतना ज्यादा है जी कि ट्रांसफर होना कंज्यूमर पे बहुत मुश्किल है। मगर सवाल ये कि सुपर टैक्स से करना क्या है। मेरा ये जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि किसी खास मकसद के लिए वन टाइम लगाया गया था। ठीक है, वो मकसद हल नहीं हुआ। वो मकसद शॉर्टफॉल को मुकम्मल करना था या IMF को खुश करना था? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि शायद कोई या फ्लड्स था या कोई बलूचिस्तान की डेवलपमेंट, इनमें से एक था कि वहां खर्च होना है। ठीक है, शॉर्टफॉल को ये दूर करना नहीं था मगर किया वही है कि और IMF इससे नाराज नहीं होगी क्योंकि IMF ने तो सिर्फ इतना कहा कि आप अपना जो बजट खसारा है उसको आप कैसे दूर करती हैं वो आपका मसला है जी। तो अगर आपने सुपर टैक्स के थ्रू कर लिया है तो IMF तो उसमें नाराज नहीं होगी। सवाल तो हमें यही है जो आपको और मुझे कि खर्च कहाँ होगा। जहाँ कहा गया है शायद बलूचिस्तान की कंस्ट्रक्शन के लिए था, वहां तो नहीं हुआ। तो शॉर्टफॉल जो है में बाकी जो टैक्सेस हैं स्पेशली आपके अमीर तबके को अगर आप नहीं लगाते तो ये हुआ ना कि जिन्होंने टैक्स दिया है उन्हीं पे फिर से और ज्यादा टैक्स लगा दिया आपने।
मेरा ये ख्याल है कि एक और टैक्स भी है जो हम नहीं लगा रहे, वो है विंडफॉल गेन टैक्स, कि जहाँ सड़क बनती है, नहर बनती है, वहां की जमीन महंगी हो जाती है या हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, जी तो वो जो डिफरेंस वो 100% टैक्स होना चाहिए, ताकि वो इस किस्म की तरक्याती कामों में कुछ लोगों की ज्यादा अमारत ना बढ़ जाए। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो ज्यादा जुडिशियल होता बजाय सुपर टैक्स। सुपर टैक्स जो है वो प्रॉफिट्स को कम करता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मगर लीगल पैसे पे ही लग रहा है ना, इलीगल पैसे पे तो नहीं लग रहा। नहीं, अगर अच्छा अगर हम बात सपोज करें कि शॉर्टफॉल की बात करें, तो क्या रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है को वो प्रॉब्लम है सिर्फ इन्फोर्समेंट से पूरा किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आप एक एक खत लिखें जहां आप समझते हैं कि टैक्स एवेजन हो रही है, आपके पास डेटा होगा, जितना डेटा है वहां आप एक एक खत लिख दीजिए। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं ना कि कोर्ट चले जाएंगे कि जी ये है हमारी आमदनी और ये है, बट एट द सेम टाइम्स स्वाबदीद तो है आपके एफडीओ की कि वो असेसमेंट करके लोगों को पकड़ ले। मगर अगर बीच में वकील पड़ जाते हैं और वो बीच में, जिसको हम पुरानी जुबान में मुक्का कहते हैं, करके टैक्स बचाते हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं खराबी है, लूप होल्स को दूर करने हैं ना। अच्छा, इसमें सर ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि एफबीआर का फोकस टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय क्या आसान टारगेट्स पर नहीं है? देखिए जी, बात यह है कि पहली बात यह है कि ये सारा काम पार्लियामेंट का है। वो जो फाइनेंशियल बिल है, एफबीआर का काम तो उस जो लॉ बनाया है आपने, जो फाइनेंशियल बिल पास किया है और जो कहा है कि कहाँ कितना टैक्स लगेगा, कितना स्लैब है, कितना ड्यूटी है, कितनी और दूसरे किस्म एफबीआर ने तो उसको फोर्स करना है। वो कितने % उसको फोर्स कर रहा है, कितने नहीं कर रहा, वो उसकी अपनी खामी है। मगर एफबीआर अपने तौर पे कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता उस कानून के खिलाफ जिससे वो पैसा इकट्ठा कर ले या किसी को छूट दे, वो इलीगल है। अच्छा सर, इसमें ये बताएं एफबीआर, इसमें मुझे ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि सुपर टैक्स वाला जो ये फैसला हो गया है, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन सा तबका जो है वो ज्यादा मुतासिर होगा, कौन सा सेक्टर कब से ज्यादा मुतासिर होगा, क्या रिपरकशंस हमें देखने को मिलेंगे? देखें, सुपर टैक्स आपकी जो जनरल टैक्स स्लैब्स हैं उसके ऊपर आपकी ख्याल है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो 3 बिलियन रुपीस से ऊपर अगर कोई कमा रहा है या कोई फर्म कमा रही है या इंडिविजुअल कमा रहा है तो उस पे लगे ना है। टेक्निकली इसका मतलब ये है कि ये माइंड फ्रेम है कि एक खास सतह से ऊपर लोग ओवर अमीर ना हो जाएं। मुझे आज ही कोई बता रहा था कि बैंकों के मेजान बैंक और ये कि वो जो सीईओज वो करोड़ों पर मंथ कमा रहे हैं, 2 करोड़ 5 करोड़। तो सुपर टैक्स उन लोगों पे लगता है ना, पीएसओ के डायरेक्टर होंगे एंड सच फोर्थ। मैंने अभी आपसे बात की है कि सुपर टैक्स उसी वक्त लगेगा ना जब आपने अपनी लीगल आमदनी जितनी भी है वो डिक्लेयर की हुई है, जो छुपाई हुई है जी वो इलीगल है। सुपर टैक्स क्या, टैक्स ही नहीं लगेगा, सुपर टैक्स सही बात है। और मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर यही है सर। कैसा बड़ी कमाल की बात की आपने कि असासे तो छुपे हुए हैं, और जब असासे डिक्लेयर नहीं है तो सुपर टैक्स कैसे लगेगा? जिसकी आप बिलियंस की बता रहे हैं कि जितने बिलियन है उसके बाद उस पर सुपर टैक्स लगेगा। तो इस हवाले से तो फिर सबसे साथ साथ हमारी नैब को भी थोड़ा एक्टिव होना होगा, एफआईए को भी एक्टिव होना होगा कि किन लोगों ने टैक्स जो है वो कलेक्शन मुकम्मल नहीं करवा रहे, उसमें डिक्लेयर नहीं किए हुए असासे। देखें, बात ये है कि जो बात आपने की है उसमें तो पीआईए क्यों बैठा, उसके कई डायरेक्टर्स की भी एहतसाब होना चाहिए। वो जो आपके स्टील मिल क्यों बैठी, उसके डायरेक्टर्स का एहतसाब होना चाहिए। नैब
अपना पूरा काम क्यों नहीं कर सका, उसके डायरेक्टर्स या उसके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो एक पुरानी कहावत है कि कौआ कौए को दांत नहीं मारता, ठूंगा नहीं मारता। तो जब ये सारी मिली भगत है तो उसमें फिर जो उस सिस्टम के अंदर नहीं आते या जो किसी खास सतह पे मुकमका नहीं करते या नहीं कर सकते, उन्हीं को दो चीजें नजर आ रही है ना मुझे। एक तरफ लोग उठाए जाते हैं बदलाखोरी के, जी इतने पैसे दे दो नहीं तो आपका बच्चा मार देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ये है कि अगर आप इतने अमीर हो गए हैं, लीगली अमीर हो गए हैं, तो फिर आप उसको भी दें। तो बदलाखोरी ये है ना इन अ वे, जो आपके लीगल पोजीशंस हैं। मगर जो मोर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो टैक्स आपने इकट्ठा किया है, ये अगर एग्रीकल्चर से इकट्ठा किया है, इंडस्ट्री से इकट्ठा किया है, एजुकेशन से इकट्ठा किया है, प्रोफेशनल से इकट्ठा किया है, तो 50% वहां खर्च होना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे पैसों से स्कूल भी बने हैं, हमारे पैसों से बिजली भी सस्ती हुई है, हमारे पैसों से सड़कें भी बनी है, एंड सच फोर्थ एंड सच। एग्रीकल्चर के लिए पानी भी इकट्ठा हुआ है, नया बीज भी आया है, रिसर्च भी हुई है। तो इकट्ठा करने का मकसद तो ये है नहीं है कि एफबीआर को एहलकारों को नई कारें दे दी जाएं, कोई खातून के खूबसूरत होने के लिए उनको पैसे दे दिए जाएं, एंड सच। वो ये नहीं है टैक्स का मतलब। टैक्स का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो जो जहां जहां लोग कम कमा रहे हैं, या जहां क्लैमिटी आई है, या जहां कोई इशू आया है, वहां सपोर्ट, इंडस्ट्री को सपोर्ट दी जाए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट दी जाए। IMF कहता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज आप दे सकते हैं, सड़कें बनानी, घर बनाने, एजुकेशन देनी, इनडायरेक्ट सब्सिडीज है। हम डायरेक्ट सब्सिडीज दे रहे हैं कि या टैक्स छूट दे देते हैं, या बिजली के नर्क इंडस्ट्री के लिए कम कर देते हैं, या उनको पैसे दे देते हैं। सो दी होल सिस्टम को रीवैम्प करने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि टैक्स कहां से इकट्ठा हो सकता है और क्यों इकट्ठा हो सकता है और कहां वो खर्च होगा इन दैट कॉन्टेक्स्ट के, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर कल के लिए बेहतर से बेहतर होता रहे। ये ना हो कि कल के लिए वो नीचे गिरता जाए। टैक्स की हदफ तो हमने किसी तरीके से लेवीज लगा के, सुपर टैक्स लगा के कर लिए। अब अगर ये पैसे थे कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे खर्च होने हैं जी, फिर हो जाने चाहिए थे ना जी। बिल्कुल। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है सर, क्या सब ये ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको किस तरीके से खत्म किया जाए? देखें, बात ये है कि अब मैं इकोनॉमिक्स से जरा बाहर निकल रहा हूँ। हम यहाँ एक सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिबेट हर लेवल फिर से करने की जरूरत है। लीडरों के बारे में नहीं है। इशू यही है कि गवर्नमेंट किस लिए होती है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, कहाँ से उसने लेना है, अपना उसने कारोबार करना है या टैक्स लेना है, और किन से लेना है। मिसाल के तौर पे आप एक्सपोर्ट टैक्स अगर लगा रहे हैं जी, तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप अगर इंपोर्ट ऐसी चीज की कर रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं बन सकती, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसी तरह ये सुपर टैक्सेस जो हैं, अगर आपने लगाने हैं तो फिर वन टाइम नहीं हो। आप वेल्थ टैक्स लगाएं कि जी 4 घर 50 एकड़ या 100 एकड़ के बाद जो आपकी एसेट्स हैं उन पे आप एग्रेसिवली इतना % टैक्स देंगे, तो फिर रिस्ट्रेन करेंगे ना आप रिफॉर्म भी। और ये भी इजाजत दे रहे हैं, वो MSTs आई 12, 13, 14 आई, लैंड की भी आई कि जमीन खरीद लें आप। वो सारा इलीगल मनी को वाइट करने के लिए थी ना जी। तो फिर जब अमीर लोगों को या ताकतवर लोगों को पता है कि उनकी इलीगल पैसा जो है वो उसको 1 आध साल में अच्छा सर वाइट करने दे दी जाएगी,
फिर वो क्यों देंगे टैक्स? बिल्कुल। अच्छा, कैसा भी इसमें सवाल ये भी बनता है ना, जैसे एक तो आपने सिनेरियो बताया कि एक सिनेरियो ये है कि जो बड़े बड़े मतलब कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अशराफिया है या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ तो वो है जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, कुछ वो है जिन्होंने डिक्लेयर भी किया है, ठीक है, या बाहर से कुछ कंपनीज जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो क्या फिर जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, क्या वो सुपर टैक्स अगर उन पे लग जाएगा तो आपको नहीं लगता कि सरमायाकारी को पाकिस्तान से बाहर धकेलने का सबब बनेगी ये आज की ये जजमेंट? आई एग्री, बिल्कुल सही है कि आप आफ्टर सोशलिज्म तो बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, आप कैपिटल बिल्ड कर रहे हैं। तो दो चीजें आपको लिए जरूरी है ना इस मुल्क के लिए। एक ये है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, वो उस वक्त है कि इन्वेस्टर वो फॉरेन हो या पाकिस्तानी हो, वो लीगली ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके और फिर टैक्स भी दे। और दूसरा ये है कि जो नीचे यूथ है या गरीब लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज हुकूमत के इन्वेस्टमेंट से प्रोवाइड हो कि वो अपनी गुर्बत दूर कर सकें, वो मुलाकात कर सकें, वो एग्रीकल्चर कर सकें, वो छोटा मोटा कारोबार कर सकें। दोनों तरह आपने अपनी जो पॉपुलेशन है, अमीर हो गरीब, उसको खास लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी पे लेके आना है, स्पेशली यूथ को। और अगर आपका टैक्स का सिस्टम, आपका गवर्नेंस का सिस्टम जी एंटी पुअर और एंटी इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर आप बिल्कुल फेलियर पे बैठे हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताएं कि रिसेंटली फैसलाबाद में फैक्ट्रियां जो बंद हुई हैं 150 से ज़ायद, और इसके साथ साथ जिस तरीके से ओवरऑल इंडस्ट्रियल जो हमारा जोन है वो उसकी जो सूरत हाल है, उस हवाले से क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को वहाँ पर क्या चीज़ें जो है बेहतर करने की ज़रूरत है? क्यों ये डिमोटिवेट हो रही है इंडस्ट्रियल जो जोन है? इनमें दो तीन बातें हैं जी। कुछ फॉर एक्सटर्नल हैं एलिमेंट्स और कुछ इंटरनल हैं। ठीक है, ठीक है। इंटरनल मिसाल के तौर पे आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, आपने इन बच्चों को 21वीं सदी की स्किल देने की फैसला ही कर लिया है कि स्कूल रखेंगे, मास्टर रखेंगे, मगर कोई अच्छी तालीम या स्किल्स नहीं देनी है आपने। जब आप वो फैसला करें तो लेबर दूसरी तरफ जो है बिजली को आपने बिजली के सेक्टर को बहुत पैसे दे रहे हैं, मगर जो बाकी इंडस्ट्री है उसको नहीं दे रहे। इसी तरह एग्रीकल्चर को पानी के प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत ज्यादा आ जाता है फ्लड के सूरत में, या फिर वो आता ही नहीं है। सही बात है। फिर आपकी जमीनें जो हैं वो छोटी सी छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि किसानों के बहुत सारे बच्चे हैं। जब वो फौत होता है तो वो जब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं सर, वो सारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल, और अर्बनाइजेशन भी तो ज्यादा हो रही है ना सर। मगर जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं आपने और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो भी नहीं देखे। वो क्या है सर? देखना ये है कि अब क्या चीन से बनवा के यहाँ चीजें बेचनी है, या चीनियों को कहना है कि यहाँ आके चीजें बनाएं। इश्यूज है पॉलिसी में। बहुत सारे लोग हैं जो चीन से चीजें बना के यहाँ बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चीनी यहाँ आके, तो चीनी यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट कर सकते? हमने अपनी इंडस्ट्री को टेक्सटाइल पे ही चलाना है, डिवर्सिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम माइक्रोचिप क्यों नहीं बना रहे हैं? हम और बहुत सारी चीजें होंगी जो दुनिया को चाहिए होंगी, हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हम टूरिज्म को उस लेवल पे क्यों नहीं ले जा सकते? दुनिया को कहें कि यहाँ मकरान को उस पे अपने होटल बना लें, अपने बीचेस बना लें। सऊदी अरब ने ये करना शुरू कर दिया, तो आपको क्या तकलीफ है ये ना करने की? आपने अपने मिनरल्स को बेचने की कोशिश की है, जो अच्छी बात है, मगर उसकी वैल्यू एडिशन यहाँ क्यों नहीं की जा सकती फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ? हमारे इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को वो पता। फिर ये डॉलर येन का जो लड़ाई है जी कि आप चीन येन में अगर चीन की करेंसी में कारोबार कर दें तो शायद वो आपको सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। आप देखें ना जी कि 100 रुपए का डॉलर और 270 का 80 का डॉलर में जो फर्क है जी, वो नुकसान पाकिस्तान का है ना, स्पेशली पाकिस्तान का नुकसान है। एक्सपोर्टर का तो शायद चलें वो कमा लेगा, मगर जब उसको आपकी जो
पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी इन्फोर्सर्स हैं, स्पेशली कॉमर्स के, इंडस्ट्री के और फाइनेंस के, फाइनेंस मिनिस्ट्रियां, वो बैंकों को फायदा दे रही हैं, वो आईपीपीज को फायदा दे रही हैं, वो फार्मास्यूटिकल फायदा दे रही हैं, और कहीं ना कहीं वो टेक्सटाइल को फायदा देने की कोशिश कर रही हैं, जो अब कॉटन ना होने की वजह से एक क्राइसिस में जा रहा है। अच्छा, इसमें सर ये चीज़ जो आपने बात की ना स्किल्ड लेबर की, ये भी बहुत बड़ा मसला है आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। देखें जो भी इंजीनियर्स, जिस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी इंजीनियर्स की बात करें तो वो तो बेरोज़गार है। उसकी सबसे बड़ा वजह ये भी है कि हमें थ्योरेटिकल जो है वो हमें स्टडी नहीं मिलती, हमें वो रट्टा बेस आज भी हमारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ का फुकदान है। इस हवाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। देखें, अब आप एक और किस्म की डिबेट में हम जा रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट का काम ही है या प्राइवेट सेक्टर का काम है या दोनों का काम है, कहीं ना कहीं, या सोसाइटी अपना काम है। मिसाल के तौर पे आज मैंने एक बीएड स्टूडेंट को पूछा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो दे दो, और उसको नहीं आती थी, इम्तिहान पास कर लिया हुआ था उसने। हमारा जो सिस्टम है, जी, और यही अगर उठ के चीन या अमेरिका चला जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ तो हमें देखने को मिली है। वैसे पिछले साल, उससे पिछले साल की बात करें तो बहुत सारे नौजवान जो है वो स्किल्ड नौजवान, मेरी इमिग्रेशन लॉयर से कई जो है वो प्रोग्राम्स हुए, तो उन्होंने जो है वो माइग्रेट किया पाकिस्तान से। देखें, बात बड़ी सिंपल है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपना घर, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कहीं और जाके किसी और कल्चर में, उसके पीछे भी कोई मजबूरियां होती, सही बात है। लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट को बाहर 9,000 सालाना पाउंड पे दाखिला मिलता है और उसके पास 9,000 पाउंड नहीं है, तो कौन सा सिस्टम है इस मुल्क में जो उसको 9 नहीं, वो उसके 4-4,500 का कर्ज दे दे? ठीक है, जाओ वापस आके नौकरी भी करना। दुनिया ये करती कि अभी पास नहीं हो रहे होते लोग तो आ जाती हैं कंपनियां कि जी आप में से बेस्ट जो हैं हमारे इम्तिहान दें, हम आपकी स्कॉलरशिप भी देंगे, हम आपको 5 साल की नौकरी भी देंगे, आप हमारा कर्जा भी उतार लेना। जब तक ये इंसेंटिव बेस नहीं होगा, हमारा स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। ठीक है सर इंसेंटिव बेस की जो बात की आपने, बिल्कुल में जो स्टूडेंट है वो कर्जा लेके अपनी फीसें देते। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है उन्होंने वो रेस की हैं, ख़ासतौर पे एट दी एंड जो हमने बात की स्किल्ड लेबर के हवाले से, कि जहां हमारी डाउनफॉल अगर हमारी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इंटरनल जो उन्होंने एलिमेंट बताया उसके अंदर स्किल्ड लेबर की भी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।